राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस स्थान पर हमारी गौ माता अपना मूत्र त्याग करती है, गोबर का विसर्जन करती है, वो भूमि कभी अपनी उर्वरा शक्ति को गंवाती नहीं। उसकी पोषक शक्ति, उसकी उर्वरा शक्ति यथावत बनी रहती है। लेकिन इसके साथ में एक और उसकी विशिष्टता रहती है। विशिष्टता ये रहती है कि वहाँ आसपास कई तरह के जीव भी क्रिया करते रहते हैं। और सबसे अद्भुत चीज़ तो ये है कि वो स्थान कभी सूखता नहीं, उसकी नमी यथावत बनी रहती है, उस मिट्टी की आर्द्रता समान रहती है। ये एक विशिष्ट गुणवत्ता सिर्फ हमारी गौ माता के पास है। इसलिए हमारा एक प्रचलन रहा है। ये प्रचलन भी हजारों सालों से है। अब तो ये प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। पहले गायों के रेवड़ आते थे, ऊँटों के रेवड़ आते थे, भेड़ बकरियों के रेवड़ आते थे, तो गांव वाले अपने खेतों में उन गायों को विशिष्ट रूप से आमंत्रित करते थे कि 2-4 दिन गाय का रेवड़ उनके खेतों में बैठे। क्योंकि जिस खेतों में गाय का गोबर और गौमूत्र गिरता है, उसकी उर्वरा शक्ति तो बढ़ती है, क्योंकि गाय के गोबर और मूत्र में कई ऐसे बैक्टीरिया और एंजाइम्स रहते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाने में मदद करते हैं। एक सर्वसामान्य बात है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि यहाँ गाय का गोबर गिरता है, गौमूत्र का त्याग होता है, उसकी नमी भी बनी रहती है, उस मिट्टी में पानी को सोखने की अद्भुत सामर्थ्य रहती है। इसलिए पुराना ज़माना कोई 1000-2000 साल पहले की बात नहीं करता, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। शायद मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं कि 1971 के आसपास मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में कहीं भी चले जाएं, 3 से 4 फुट की गहराई पर कुआं खोदने पर पानी उपलब्ध हो जाता था। ये तो स्वयं मैंने भी देखा है 80 के पीरियड में कि ज़्यादातर कुओं की गहराई 5 से 7 फीट होती थी और उसमें हर कुएं में पानी लबालब भरा रहता था। तो पानी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ज़मीन के अंदर इतना पानी था। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी की गहराई निरंतर नीचे जा रही है। इसलिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 150 से लेकर 250 फीट तक आपको बोरिंग करनी पड़ती है, तब पानी उपलब्ध होता है। पानी के लेवल का नीचे जाते रहने से ज़्यादातर कुएं सूख गए हैं, तालाब तो रहे नहीं, नदियाँ भी घटती चली जा रही हैं। ऐसे में पानी की इस कमी को पूरा करने में हमारी गौ माता बहुत सहायता कर सकती है, एक विशेष राह दिखा सकती है। कि गाय के गोबर में या गाय के पेट में ऐसे बैक्टीरियास और ऐसे एंजाइम रहते हैं जो जिस मिट्टी में गिरते हैं, मिट्टी में प्रवेश करते हैं, उस मिट्टी की एक तो उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखते हैं, दूसरा उस मिट्टी की कठोरता को दूर करने का कार्य करते हैं। जैसे कि मिट्टी हमारी कठोर होती जा रही है, मिट्टी की कठोरता का पहला कारण तो यही है कि आजकल सीमेंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और ऐसा देखने में आया है कि जिस स्थान पर सीमेंट गिर जाता है, वहाँ उस स्थान से कई मीटर तक घास या कोई वनस्पति उगती नहीं, उगना छोड़ देती है और सैकड़ों सालों तक वो स्थान उस वनस्पति से वंचित हो जाता है। ऐसा देखने में आया है, क्योंकि इतनी विषाक्त वो मिट्टी हो जाती है। दूसरा, जब से हमने अपने खेतों में रसायन आधारित खादों का उपयोग करना शुरू किया है, जब से हमने अपने खेतों में कीटनाशकों का बहुतायत से प्रयोग करना शुरू किया है, तब से एक और समस्या आ गई है। तब से समस्या ये आ गई कि हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति तो नष्ट होने लगी है, उसके जो प्रमुख पोषक तत्व होते थे वो तो निरंतर घटते जा रहे हैं। उनकी घटी का आलम तो ये है, कई पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी से 50% से ज़्यादा गायब हो चुके हैं। मिट्टी के अंदर एक तरह से मेल न्यूट्रिशन की स्थिति बन गई है। दूसरा, ऐसे रसायनों के प्रयोग से मिट्टी हार्ड होती जा रही है। हार्ड होने का अर्थ है कि अब उसमें पानी सूखता नहीं, पानी अब मिट्टी की गहराई में प्रवेश नहीं करता, और इसीलिए किसानों को बार बार पानी सिंचाई करनी पड़ती है। तो जितना पानी की सिंचाई करते हैं, उतना पानी अंदर ज़मीन में नहीं जाके या तो धूप से बाष्पीकृत होकर उड़ जाता है या फिर बह जाता है। बहने के साथ भी कई तरह की परेशानियाँ खड़ा करता है, क्योंकि बहने के साथ में ऐसा पानी अपने साथ बहुत सारी व्यर्थ पदार्थों को, उन खादों को, उन केमिकल को घोल के भी अपने साथ ले जाता है। और ऐसे में जब जिस स्थान पर हमारे खेतों का ये पानी संचित होता है, उनको प्रदूषित कर देता है, उनको विषाक्त कर देता है, और वहाँ के जीव जंतु इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि
हमारे बच्चे और हम स्वयं और हमारे जो पालतू पशु होते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनके शारीरिक में कई तरह की विकृतियाँ जाती हैं। तो पानी तो अब ज़्यादा हमारा खेत सूखता नहीं, ये पानी सूखेगा नहीं, पानी ज़मीन में नहीं जाएगा, तो पानी तो ज़मीन में ना जाने से पानी के जो स्रोत हैं वो तो निरंतर घटते जाएंगे। दूसरी तरफ खेती के अंदर पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगी है। पहले फसलें होती थी, 2-3 सिंचाई करनी पड़ती थी, 2-3 सिंचाई प्राकृतिक रूप से बरसात से पूरी हो जाती थी, या फिर सर्दियों के अंदर सिंचाई का पीरियड ज़्यादा रहता था, क्योंकि कम तापमान के कारण पानी सूखता नहीं था, तो नमी काफ़ी समय तक बनी रहती थी। और बरसात के सर्दियों के दौरान तो किसानों को 3 बार अपने खेतों को सींचने से ही पूरा काम चल जाता था। लेकिन अब तो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, चाहे फसल सर्दियों की हो या गर्मियों की हो, किसान को 5 से 6-7 बार तक अपने खेतों को सींचना पड़ता है। पानी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके लिए ट्यूबवेल खोलने पड़ते हैं या कई अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके कारण पृथ्वी के नीचे, ज़मीन के नीचे जो पानी के स्रोत हैं वो निरंतर घटते जा रहे हैं। नदी तालाब रहे नहीं, कुएँ सूख गए, तो ऐसे में पानी की कमी होती जा रही है। तो इस कमी को, पानी की इस अल्पता को दूर करने में गाय माता हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि गाय के गोबर में या गाय के पेट में ऐसे एंजाइम रहते हैं जो पृथ्वी में पहुंचकर पृथ्वी की पोरसता को बढ़ाते हैं, पृथ्वी को कठोर होने से रोकते हैं, या पृथ्वी कठोर हो गई है उसकी कठोरता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे कई बैक्टीरिया हैं, कई ऐसे एंजाइम्स हैं, कई ऐसे सक्रिय रसायन हैं जो अपनी प्रक्रिया से पृथ्वी की कठोरता को दूर कर देते हैं। तो इसलिए पृथ्वी के अंदर फिर छिद्र होते चले जाते हैं, छिद्र बनते चले जाते हैं, और उन छिद्रों के माध्यम से जो किसान अपने खेतों को सींचता है या बरसात पड़ती है तो बरसात का ज़्यादातर पानी उसके खेतों के अंदर तो चला जाता है। तो ऐसे में नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है, फसल को तो उससे लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर के जो जल स्रोत हैं वो भी उससे समृद्ध होते रहते हैं। इसलिए लेवल, जो पानी का लेवल है, नीचे जाने की बजाय या तो यथावत बना रहता है या धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। और निश्चित रूप से यदि हम गाय के गोबर को विधिवत प्रयोग करें, मैंने ऐसे प्रयास किए हैं, क्योंकि ऐसे एंजाइम बैक्टीरियाज को हम विशेष रूप से अपने खेतों में प्रयोग करें, ताकि खेतों की उर्वरता तो यथावत बनी रहे, उसकी पोषकीय शक्ति तो यथावत रहे, साथ ही खेतों की नमी या आर्द्रता को भी हम समान बनाए रखने में सफल हो पाएँ, ताकि पानी की कम ज़रूरत पड़े। पानी की बार बार ज़रूरत पड़ने का बोझ भी तो किसान की फसल के ऊपर पड़ता है, किसान के ऊपर अतिरिक्त खर्चा आता है। इससे एक नुकसान और भी होता है कि जो खाद वो प्रयोग करता है वो खादों की ज़्यादा मात्रा बह के चली जाती है, उसकी फसलों को उतनी खादों की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो इसलिए फसलें भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, या किसानों को अतिरिक्त मात्रा में खादों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस समस्या को रोकने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए और इकोनॉमिकली जो बोझ पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है, उससे मुक्ति के लिए भी गाय माता हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे जीवाणु और ऐसे एंजाइम रहते हैं। वास्तव में ये एंजाइम तो गाय के गोबर पेट में रहते हैं, जो उसके आहार को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन गाय के अंदर एक ऐसी क्षमता है कि गाय के ये एंजाइम और बैक्टीरिया उसके पेट से आगे बढ़ते हुए गोबर के साथ बाहर तक आ जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि गाय के पेट के अंदर ऐसे बहुत सारे एंजाइम रहते हैं जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए तो सेलुलोज यदि जो हम बाहर देखते हैं तो हमें रेशे के रूप में दिखाई देता है। यही रेशे तो हैं जो कई तरह की रस्सियाँ बनाने के काम आती हैं, टाटा आदि बनाने के काम, बोरियाँ बनाने के काम, वस्त्र बनाने के काम आती हैं। यही रेशे तो हैं भूसे के रूप में छप्पर बनाने के काम आती थी, और इन्हीं सब जो रेशे वाले आहार हैं उनको पचाने का कार्य भी गाय के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया एंजाइम कर देते हैं। जब यही बैक्टीरिया वायरस गोबर के साथ बाहर आते हैं तो बाहर प्रभाव दिखाते हैं, तो बाहर भी जो फसलें हैं, जो अवशिष्ट हैं, उनको डिकम्पोज करने का, उनको गलाने का काम करते हैं। लेकिन इन्हीं
इन्हीं बैक्टीरियाज के साथ में कुछ ऐसे मित्र बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इस कार्य में नमी बनाने का काम करते हैं, नमी रखने का काम करते हैं, तभी तो ये बैक्टीरिया बाहर आके अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। तो यदि यही बैक्टीरिया फसल के अवशिष्ट को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं तो वही बैक्टीरियाज जो भूमि की, हमारी खेतों की जो कठोरता है उसको समाप्त करने का भी काम करते हैं। इसीलिए यहाँ गाय माता बैठती है, गोमूत्र करती है, गोबर गिराती है, वहाँ एक आर्द्रता बनी रहती है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं आता, कोई बैक्टीरिया वायरस डेवलप नहीं होता। सिर्फ वहाँ यदि किसी का विकास होता है तो उन जीवाणुओं का होता है जो मित्रकारी हैं, जो मित्रता का भाव रखते हैं, जो अपना प्रभाव से हमें समृद्ध करते हैं, हमारे खेतों को समृद्ध करते हैं और हमारे खेतों की प्राकृतिक अवस्था को बनाए रखते हैं। तो यदि आप पानी को सुरक्षित रखना चाहते हैं या खेतों में कम पानी का प्रयोग करना चाहते हैं या फिर अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखना चाहते हैं तो भी इस मामले में गौ माता आपकी बहुत मदद कर सकती है। ऐसे कई दिव्य रसायन हम बना सकते हैं जिनके माध्यम से अपनी खेतों की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखें। साथ इसके अलावा पानी का जो लेवल है, पानी की जो अल्पता की समस्या बनती चली जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं। खाद तो हम बना लेंगे, खाद तो कंपनियां बेच देंगी, बहुत लोग बेच भी देंगे, आप वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे, दूसरी बना लेंगे, लेकिन पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा? पानी की समस्या तो नित्य हर दिन बढ़ती जा रही है। पानी अल्पता की समस्याएं बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे थानों में, कचहरी में तो केस ही पानी से शुरू होते हैं। पानी भयंकर समस्या आने वाली है, इसलिए इस मामले में गौ माता हमें एक अलग मार्ग दिखा सकती है। गौ माता के माध्यम से इस पानी की कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयास हो सकते हैं, प्रयास किए भी जा रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, प्रयोग करके देखना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ कंसंट्रेट तैयार किया है। आप चाहो तो प्रयोग के रूप में मेरे से फ्री मंगा सकते हैं। हाँ, आपको लेने के लिए या तो ग्वालियर आना होगा या फिर भाई कुरियर से मंगाने के लिए उसकी कुरियर खर्चा 100 रुपये मुझको भेजना होगा। तो मैं आपको सैंपल भेजूँगा, आप मेरे प्रक्रिया से उसको प्रयोग करके देखिए। आपकी मिट्टी की जो कठोरता है दूर होती कि नहीं होती, और उसके सतत कुछ दिन अभ्यास से आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी की जो नमी है, आर्द्रता है, फिर से सामान्य होने लगती है, पुनः लौट आती है। आप ये काम कर सकते हैं।